मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। एक नए टॉपिक को आज देखते हैं जिसका संबंध भौगोलिक चिंतन या ज्योग्राफिकल थॉट से है। सबसे पहले एक उदाहरण के जरिए आप इसको समझें। एक बार की घटना है, कहीं किसी अखबार के संपादकीय में छपा हुआ था। ये घटना अमेरिका से संबंधित है, जिसमें सांपों से ऊब करके या सांपों के आतंक से भयभीत होकर के वहाँ की जनता ने बड़े पैमाने पर सांपों को मारना शुरू किया। यह बात जब स्थानीय प्रशासन को पता लगी तो स्थानीय प्रशासन ने सांपों से मुक्ति पाने के लिए आम जनमानस में यह ऐलान किया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सांप मार कर लाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इस लालसा में या पुरस्कार पाने की चाहत में लोगों ने बड़े पैमाने पर सांपों को मारा और स्थिति यह आ गई कि खोज कर सांपों को मारा जाने लगा। और एक दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि बड़े पैमाने पर सांप समाप्त हो गए, अर्थात दूर दूर तक सांपों का कोई नामो निशान नहीं बचा। कुछ ही दिनों के बाद या कुछ समय के पश्चात उस स्थान की वातावरणीय दशाओं में कुछ नेगेटिव परिवर्तन देखने को मिले, जिसका नकारात्मक प्रभाव लोगों के ऊपर या जनमानस के स्वास्थ्य पर देखने को मिलने लगा। जब वैज्ञानिक जांच हुई या वैज्ञानिक खोज हुई तो उसमें यह पता चला कि सांपों के मारने की वजह से लोग बड़े पैमाने पर अज्ञात बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और मर रहे हैं। इस बात की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई और स्थानीय प्रशासन ने पुनः ऐलान किया कि सांपों को बड़े पैमाने पर पाला जाए। तो लोगों ने बड़े पैमाने पर सांपों को पालना शुरू किया और उस अज्ञात बीमारी से फिर धीरे धीरे मुक्ति मिली। अर्थात यहाँ पर इस उदाहरण के जरिए यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रकृति के संकेतों को नकार करके मनुष्य खुद खामियाजा भुगतता है। अर्थात प्रकृति ने यदि सांपों को पैदा किया या जीव जंतुओं को पैदा किया, विविध प्रकार के प्राणियों को पैदा किया, तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। दूसरे उदाहरण के जरिए देखें। दूसरा उदाहरण, माना कि आप सड़क पर चल रहे हैं और चलते चलते आप चौराहे पर पहुंच जाते हैं और ट्रैफिक लाइट का बिना ध्यान दिए आप तेजी से गुजर जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप दुर्घटना के शिकार होंगे और आप खुद ब खुद शिकार होंगे तथा अगले को भी प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रायः सड़क पर चलने वाले लोग ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं कि कहीं दुर्घटनाएं न हो जाएं, कहीं दुर्घटना से अगला प्रभावित न हो और हम प्रभावित न हो। यह उदाहरण इसलिए यहाँ पर दिया जाना आवश्यक है क्योंकि आज का जो परिवेश है, आज जो विकास की स्थिति है, इस विकास की स्थिति में प्रायः हम प्रकृति को नकारते चले जा रहे हैं। प्रकृति के संकेतों की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा विविध रूपों में देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं कोरोना बीमारी भी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। शीत प्रदेशों में लू का चलना, बड़े पैमाने पर लोगों का असामयिक मृत्यु होना या अनजानी बीमारियों से ग्रसित होना और लाखों करोड़ों लोगों का मरना, यह कहीं न कहीं प्रकृति के संकेतों को नकारने का ही परिणाम है। तो इस धारणा में यही बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाएं उसमें कहीं न कहीं प्रकृति को साथ लेकर के चला जाए और प्रकृति को इनकार न किया जाए। इस प्रकार की जो स्थिति होगी इसको इको फ्रेंडली कंडीशन या सम विकास की स्थिति कही जाएगी। ऐसा करके ही मनुष्य वास्तविक विकास कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व नियतिवादी धारणा प्रचलन में थी। नियतिवादी धारणा का काफ़ी प्रभाव था, जिसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया, अर्थात प्रकृति को सर्वोपरि माना गया। इसके बाद इस धारणा का प्रभाव जब धीरे धीरे कम हो गया तो आगे चल करके फ्रांसीसी विद्वानों ने यह एक सिरे से स्वीकार करना शुरू किया कि प्रकृति नहीं बल्कि मनुष्य सर्वोपरि, अर्थात मानवीय शक्तियाँ सर्वोपरि हैं। इसे संभववाद की धारणा का नाम दिया गया, जिसमें मनुष्य को सर्वशक्तिमान माना गया, अर्थात मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। इस धारणा के प्रबल समर्थक संभववादी विचारक हो गए, फ्रांसीसी संप्रदाय के विचारक हो गए। किंतु आगे चल करके इस धारणा
की भी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई। धीरे धीरे यह धारणा कमज़ोर होती चली गई और इसके स्थान पर एक नई धारणा ने जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, पर्यावरणवाद या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो आज इसी को देखा जाएगा। इस धारणा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं, जिन्होंने इसे कई नाम दिए और इनका जो सबसे फेमस इसमें इनकी जो सबसे फेमस शब्दावली है वह है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। जैसा कि चौराहे का उदाहरण, ट्रैफिक रूल का उदाहरण दिया गया। तो आइए देखते हैं कि नवनिश्चयवाद के अंतर्गत कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। यहाँ आप देखें, नियतिवाद का यह संशोधित रूप है, अर्थात इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया था, उसका उलट या उसका विपरीत रूप या उसका संशोधित रूप इसमें प्रदर्शित किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रकृति सर्वोपरि है। तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि प्रकृति सर्वोपरि नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ मनुष्य को समायोजन या अनुकूलन करके चलना चाहिए। तो यह इसका संशोधित रूप है। इस धारणा में प्रकृति के साथ समायोजन करने की बात को स्वीकार किया गया। इसे नव पर्यावरणवाद कहते हैं। नव पर्यावरणवाद अर्थात पर्यावरण को नए रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास इसमें किया गया। पर्यावरण को नए तरीके से समझने का, नए तरीके से उसका सहयोग करने की बात इसमें स्वीकार की गई, इसलिए इसको नव पर्यावरणवाद कहते हैं। इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद कहते हैं। वैज्ञानिक निश्चयवाद यह नाम दिया जॉर्ज चैथम ने। वैज्ञानिक निश्चयवाद इसलिए इसको कहा गया क्योंकि इसमें निश्चयवाद को वैज्ञानिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, इसलिए इसको वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा गया। तो यहाँ देखिए, नियतिवाद, यहाँ पे थोड़ा सा आधार देने के लिए शब्द जोड़ा गया है। इसके पूर्व की जो धारणा है नियतिवाद, जिसमें यह बताया गया कि मनुष्य प्रकृति का दास है। मनुष्य प्रकृति का दास है अर्थात मनुष्य सर्वोपरि है, अर्थात प्रकृति सर्वोपरि है। प्रकृति मनुष्य को जैसे चाहे वो उस तरह से रख सकती है। उसके आर्थिक क्रियाकलापों को, उसके जीवन को, उसकी संस्कृति को, उसके विभिन्न प्रकार की दैनिक और जीवन की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। तो इस धारणा के समर्थकों ने कहा कि मनुष्य प्रकृति का दास है। जिसके बाद दूसरा देखिए, इसके विपरीत धारणा संभववाद। पहले इसको जान लें, नियतिवाद की धारणा का जन्म जर्मनी में हुआ था। दूसरा देखिए संभववाद, जिसका जन्म फ्रांस में हुआ। फ्रांसीसी धारणा है ये। मनुष्य प्रकृति का विजेता है। पहले का इसका उलट यहाँ पर है। मनुष्य को सर्वशक्तिमान माना गया, अर्थात मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। इस धारणा के समर्थकों ने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को माना। और दोनों ही धारणाएं अतिशयवादी हैं। अतिशयवादी क्यों हैं? दोनों धारणाएं अतिशयवादी इसलिए हैं कि दोनों में अतिशयोक्ति है। एक में प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना गया और दूसरे में मनुष्य को सर्वशक्तिमान माना गया, इसलिए यहाँ पर अतिवाद जैसी स्थिति देखने को मिलती है। आगे देखें, नवनिश्चयवाद उपरोक्त दोनों धारणाओं का समन्वयवादी रूप है, अर्थात नवनिश्चयवाद में न तो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है, न तो मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है, बल्कि दोनों के बीच की जो समन्वयवादी स्थितियां हैं, जो समन्वयकारी परिस्थितियां हैं, उसको यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया। और यहाँ पर प्रकृति के प्रभाव की वैज्ञानिक व्याख्या की गई, अर्थात मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन या प्रकृति के साथ समायोजन करके चले, इसमें इस प्रकार की बात कही गई। प्रकृति के नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस धारणा में यह बताया गया कि प्रकृति के नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, किंतु जो प्रकृति के प्रभाव हैं उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य लाई जा सकती है, उसमें कमी लाई जा सकती है। मतलब प्रकृति के जो निगेटिव प्रभाव हैं, प्रकृति के जो प्रबल प्रभाव हैं, उन प्रबल प्रभाव को मनुष्य अपने शक्ति के बल पर, अपने विज्ञान के बल पर, अपनी तकनीक के बल पर उसमें परिवर्तन ला सकता है, उसमें कमी ला सकता है। यह इस धारणा का निहित सार है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण देखें, टुंड्रा प्रदेश, एंटार्कटिका प्रदेश और सहारा आदि ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर आज भी मनुष्य को प्रकृति की दास्तां स्वीकार करनी पड़ी है। यह ऐसे प्रदेश हैं जहाँ मनुष्य की शक्तियाँ हल्की पड़ गई हैं, जहाँ मनुष्य का विज्ञान हल्का पड़ गया है, जहाँ मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति कमतर देखने को मिल रही है, अर्थात मनुष्य को प्रकृति की दास्तां स्वीकार करनी पड़ी है। दूसरी तरफ देखें, जॉर्ज चैथम ने इस संदर्भ में बताया कि प्रकृति मनुष्य के समक्ष अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य अपनी चॉइस के अनुसार उनमें से चुनाव करता है, अर्थात मनुष्य के सामने प्रकृति के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न की जाती हैं, किंतु
इन सारी चुनौतियों के बीच मनुष्य कहीं न कहीं उसमें से रास्ता अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनाव कर लेता है। उदाहरण के लिए दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों पर रहना, दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों पर रास्ता बनाना बहुत ही कठिन कार्य है, किंतु मनुष्य अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर या अपने बौद्धिक बल के आधार पर वहाँ पर सर्पिलाकार सड़कें या घुमावदार सड़कें बना ही लेता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना यह आसान कार्य नहीं है, किंतु वर्तमान युग में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर कहीं न कहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया है और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफल रहा है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति के विभिन्न घटकों में से चुनाव करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यह एटीट्यूड या यह धारणा व्यवहारिक संभववाद के रूप में जानी जाती है, जिसे जॉर्ज डैथम ने नाम दिया। कृषि, पशुपालन, आखेट, वनोद्योग आदि ऐसी क्रियाएं हैं जिनको प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है और इसमें प्रकृति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसका दूसरा रूप देखिए, परिवहन, व्यापार और विविध प्रकार की जो सेवाएं हैं यह मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, इसमें मनुष्य का प्रभाव देखने को मिलता है। देखें आगे, उपरोक्त दोनों में से कोई भी प्रकृति के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, अर्थात कृषि में प्रकृति का प्रभाव, पशुपालन में प्रकृति का प्रभाव, आखेट में प्रकृति का प्रभाव और वनोद्योग में भी प्रकृति का प्रभाव, जबकि ये सारी क्रियाएं मनुष्य से संबंधित हैं। इसके बाद देखिए, परिवहन पर मनुष्य का प्रभाव, व्यापार पर मनुष्य का प्रभाव और विविध प्रकार की जो सेवाएं हैं उस पर मनुष्य का प्रभाव है, अर्थात ये सब क्रियाएं मानवीय एक्टिविटीज से, मानवीय क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। लेकिन परिवहन संबंधी कार्य भी कहीं न कहीं प्रकृति के साथ किया जाता है, प्रकृति के सहयोग के साथ किया जाता है। व्यापार संबंधी कार्यों में भी प्रकृति का सहयोग लिया जाता है और जो विविध प्रकार की सेवाएं, चाहे वस्तुओं और सेवाओं का वितरण हुआ या किसी भी प्रकार की सेवा हुई, उसमें भी कहीं न कहीं प्रकृति सम्मिलित होती है। तो उपरोक्त दोनों में से कोई भी प्रकृति के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, अर्थात दोनों में प्रकृति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। मनुष्य प्रकृति से सहयोग प्राप्त करके ही वास्तविक उन्नति या प्रगति कर सकता है, अर्थात जिस भी स्थान की सरकारें या जिस भी स्थान के लोग जहाँ का भी मानव समुदाय है, यदि वो प्रकृति के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगा या नहीं करता है तो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में उसके लिए संकट उत्पन्न होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा एक नई धरती की कल्पना की जा रही है, एक नई धरती की खोज की जा रही है, अर्थात यह धरती इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग दूसरी धरती की खोज में लगे हुए हैं। अर्थात मनुष्य के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह धरती रहने के योग्य नहीं रह जाएगी। उदाहरण के लिए आप जानते होंगे कि धरती से पानी तेजी से विलुप्त हो रहा है। एक आकलन 2 दिन पूर्व मैं पढ़ रहा था, जिसमें यह बताया गया कि वर्ष 2025 तक दुनिया के लगभग आधे देशों में पानी नहीं रह जाएगा और इस प्रकार की स्थिति के चलते करोड़ों लोग अपनी जान गंवा सकते हैं या दूसरे प्रदेशों में पलायित हो सकते हैं, दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के पीछे जिम्मेदार कौन है? ऐसी परिस्थितियों के पीछे कहीं न कहीं मनुष्य जिम्मेदार है। वर्तमान समय में यदि आप किसी से पानी के संरक्षण की बात करें, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये कहेंगे कि क्या पानी भी कभी खत्म हो सकता है या हवा भी कभी समाप्त होने वाली चीज़ है, यह आदमी हमें मूर्ख बना रहा है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि देखें, या आपने कहीं देखा होगा या बहुत सारे अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में इस प्रकार की बातें आती हैं कि जैसे ही गर्मी का समय शुरू होता है, प्रायः पानी रसातल को चला जाता है, पानी विलुप्त प्राय हो जाता है। और आपको यह घटना याद होगी कि कुछ वर्षों पूर्व बुंदेलखंड और एमपी के कुछ इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई करने के लिए पानी ट्रेन या जल ट्रेन चलाई गई थी। तो इतना बड़ा गंभीर संकट कहीं न कहीं यह प्रकृति को साथ न लेकर चलने के कारण उत्पन्न हुआ है। बुंदेलखंड की समस्या आपने देखा होगा, बारिश न होने की वजह से वहाँ पर किसानों के द्वारा आत्महत्याएं की जाती रही हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण पानी का संकट है। तो इन सब उदाहरणों से कहीं न कहीं मनुष्य को सीखने की आवश्यकता है, अर्थात प्रकृति के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर आपने अखबारों में देखा होगा, न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि धरती के जल को संरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन चलाए गए। आपने राजेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, जिसे जल पुरुष की संज्ञा दी गई है, जल पुरुष का नाम दिया गया है। राजस्थान में बड़े पैमाने पर इन्होंने
भूमिगत जल को संरक्षित रखने का प्रयास किया और बड़े पैमाने पर इनके द्वारा नए नए जल स्रोतों की खोज की गई। नए नए जल स्रोतों में जल भरण की स्थितियां उत्पन्न की गई, अर्थात बड़े बड़े जल स्रोतों में जल की आपूर्ति कैसे हो, इस पर इन्होंने लोगों का सहयोग प्राप्त करके इस पर कार्य किया। तो आखिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सरकारों के द्वारा, शासन के द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने पड़ रहे हैं कि प्रकृति के साथ सहयोग करिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक जल का संरक्षण करिए, आदि आदि ऐसे स्लोगन्स, ऐसे नारे, ऐसे जागरूकता संबंधी स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं न कहीं यह प्रकृति के साथ सहयोग करने की बात इसमें सम्मिलित है, अर्थात मानव के द्वारा जो भी कार्य वर्तमान में किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं एक तरफा कार्य हो रहे हैं और इसके कहीं न कहीं नकारात्मक उदाहरण भी, नकारात्मक परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं। किंतु दुनिया के कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर बहुत अच्छी चीज़ें पर्यावरण के साथ मित्रता के रूप में देखने को मिलती हैं। कभी आपको साउथ इंडिया जाने का मौका मिले, केरल में जाने का मौका मिले या चेन्नई के दक्षिणी भागों में, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में जाने का मौका मिले, तो आप ये पाएंगे कि प्रकृति के साथ लोगों ने बहुत कोऑपरेशन किया हुआ है। कोई भी घर आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा जिसमें पेड़ न लगाए गए हों, और यदि सड़क जा रही है तो प्रायः पेड़ उतने ही काटे गए जितने में सड़क पास आउट हो सके। तो इस प्रकार की स्थितियां भी देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से वनों का विनाश हुआ है, यह कहीं न कहीं गंभीर संकट की ओर संकेत करता है। जिस रूप में जल का विभत्स प्रयोग किया गया, जल का दुरुपयोग किया गया है, विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है, पर्यावरण को प्रदूषित किया गया है दुनिया के विभिन्न शहरों में, साथ साथ भारत के भी शहरों में नदियों को जिस तरीके से दूषित किया जा रहा है, कहीं न कहीं आने वाले गंभीर संकट की ओर यह संकेत कर रही है। आपने दिल्ली में यमुना की हालत को देखा होगा। हाल में एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें दिल्ली के पास यमुना की जो स्थिति है एक छोटे से पोखरे के रूप में दिखाई गई है, अर्थात उसका जो प्रारंभिक सिरा है उसका कहीं पता नहीं है, उसका जो आखिरी सिरा है उसका कहीं पता नहीं, बीच में थोड़ा सा जल केवल पोखरे के रूप में या जल के रूप में बचा हुआ है। तो कहीं न कहीं मनुष्य अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रिफिथ टेलर की यह धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रकृति को साथ लेकर के यदि मनुष्य अब से भी चले तो निश्चित रूप से विनाश से बचा जा सकता है, गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। और जॉर्ज स्टैथम, सावर तथा हर्बर्सन जैसे विद्वानों ने भी इस बात का समर्थन किया। तो सम विकास की आवश्यकता है, अर्थात प्रकृति को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। जॉर्ज स्टैथम की बात को यहाँ पर देखें, प्रकृति से तात्पर्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना या उसकी अधीनता को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि प्रकृति से सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए। अर्थात असली प्रकृति वह है जिसमें हम पर्यावरण का क्षरण न करें, हम पर्यावरण का विनाश न करें, अर्थात पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और मनुष्य की उन्नति भी हो जाए, मनुष्य की प्रगति भी हो जाए। एक वीडियो में मैंने देखा, अमेरिका में एक सड़क बन रही थी जिसमें बहुत पुराना पेड़, लगभग उसका आकलन किया गया कि 500 साल पुराना पेड़ रहा होगा, वो बीच सड़क में आ रहा था। वहाँ के सड़क निर्माताओं ने या सड़क बनाने वालों ने पेड़ को न काट करके पेड़ के साइड से उस सड़क को पास करने का प्रयास किया और पेड़ के पास से, पेड़ के बगल से सड़क बनाई गई। जबकि भारत में इस प्रकार की स्थितियां शायद ही कहीं देखने को मिलती हैं। यदि सड़क के रास्ते में एक पेड़ आ रहा है तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि एक ही पेड़ नहीं बल्कि उसके अगल बगल के भी पेड़ काट दिए जाते हैं। आपने कई इस प्रकार के उदाहरण देखे होंगे। वर्तमान में जितने भी हाईवे बन रहे हैं वह कहीं न कहीं इस प्रकार के संकट को दर्शाते हैं। तो प्रकृति के साथ सहयोग प्राप्त करना होना चाहिए, अर्थात प्रकृति के साथ सहयोग कर करके ही हम असली विकास को कायम रख सकते हैं। और यदि मनुष्य के द्वारा इस प्रकार का सहयोग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से प्रकृति कहीं न कहीं अपने क्रूर हाथों से मनुष्य का गला घोंट देगी। एक उदाहरण आपने कहीं पढ़ा होगा कि प्रकृति की मेज सीमित लोगों के लिए है। तो यह उदाहरण तो यद्यपि जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें सम विकास की भी बात आती है, कहीं न कहीं इसमें नवनियतिवाद भी सम्मिलित है। अर्थात प्रकृति के साथ यदि सहयोग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से मनुष्य का समय आने वाले घोर संकट के रूप में हो सकता है। तो नवनियतिवाद के अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर ने इतनी बात बताने का प्रयास किया।